हिंदी की क्लासिक और टाइमलेस कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध हिंदी लेखिका सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी हवा ने रुख बदल लिया है। तो शुरू करते हैं कहानी। दफ्तर से घर लौटे वसंत का मूड एक ठेकेदार से बहस विवाद हो जाने से खराब हो चुका था। ख्याति ने नियमित प्रपंच शुरू कर कसर पूरी कर दी। जानते हो आज शरद ने क्या किया? सुस्ताने दो ख्याति, ये नहीं होता आदमी दिन भर का थका मांदा आए तो पानी को पूछ लो। बसंत के स्वर में विवाद की झुंझलाहट थी। पानी चाहिए तो थोड़ा तरीके से कहो ना। खुद कोई बात तरीके से नहीं कहती, लेकिन कहती हो कि तरीके से कहो। ख्याति तुनक कर रसोई में चली गई। तब वसंत ने वहीं कालीन में बैठकर पंजा लड़ा रहे पुत्र अगाध और भाई शरद को देखा। शरद हकलाकर बोल रहा था, अगाध और जोर से, और जोर से। हाँ चाचा, और जोर से, अगाध ने दोहराया। मुझे नहीं हरा सकते, लो मैं हार जाता हूँ, ठीक? शरद ने पकड़ ढीली कर अपना हाथ गिराकर अगाध को जीतने दिया। अगाध ने बसंत को देखा। पापा, मैंने चाचा को हरा दिया। इस पर शरद कंधे उचकाकर कीक मारकर जोर से हंसा। दादा, मैं हार गया। बसंत ने शरद को निहारा। अगली बार तुम जीतोगे। मैं छोटे से नहीं जीतता। शरद गर्दन टेढ़ी कर बसंत को इस तरह देखने लगा मानो वीरता का काम किया है। बसंत शरद को निहारता रहा। यानी इसे खुद के बड़े और अगाध के छोटे होने का बोध है। बोध है छोटे से जीत जाना वीरता नहीं होती, पर बोध नहीं है अगाध सचमुच जीता है। शरद को खुश करने के लिए ही उसने प्रदर्शित नहीं होने दिया कि वो चाचा की उदारता से नहीं, अपनी शक्ति बल से जीता है। बोला, देखिए पापा, चाचा हार गए फिर भी हंस रहे हैं। शरद ने दोहराया, मैं छोटों से नहीं जीतता। शरद के साधारण चेहरे में ठहरी अजब मासूमियत, जल्दी जल्दी झपकती छोटी छोटी आंखें, भाल पर चितराए छोटे छोटे बेतरतीब केश, ठीक उसकी बेतरतीब जिंदगी की तरह। ख्याति को इस निस्सहाय से कितनी अड़चन है। ये व्यवधान, अड़चन, समस्या, जिम्मेदारी जो भी है, इससे निभा वैसा कठिन नहीं है जैसे ख्याति ने बना दिया है। शरद बहुत त्रुटि करता है, लेकिन उसमें त्रुटियों को समझने स्वीकारने की क्षमता नहीं है। ख्याति शरद को लेकर जो त्रुटियां करती है उन्हें त्रुटि मानने को तत्पर नहीं है। अगाध, तुम और आस्था चाचा का ध्यान रखा करो, कहकर बसंत ने आंखें मूंद लीं और सोफे पर उड़क गया। अगाध ने जवाब में ये प्रश्न किया, मम्मी कहती हैं चाचा को मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगी। पापा, चाचा वहाँ कैसे रहेंगे? बसंत जानता है शरद के भविष्य में कितने अनिश्चय हैं। अगाध की बात सुनकर वो सुस्त हो गया। यही शरद अम्मा की आंखों का तारा था, ख्याति की आंखों में किरकिरी की तरह चुभ रहा है। कैसे दिन आ गए? बसंत ने दोहरा दिया, अगाध, तुम और आस्था चाचा का ध्यान रखो, चाचा यहीं रहेंगे हमारे साथ। ये अगाध के लिए आश्वस्ति है, जबकि शरद को नहीं मालूम स्थिति गंभीर है। जबकि बसंत आज ख्याति से स्पष्ट बात कर लेना चाहता है। बोला, अगाध, तुम चाचा के साथ लॉन में जाओ और झूला झूलो, मज़ा आएगा। शरद को झूला झूलना खास पसंद है। ख्याति पानी, चाय और बिस्कुट ले आई। बसंत ने स्पष्ट कहा, ख्याति, अगाध कहता है तुम शरद को मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहती हो। बच्चों से ऐसी बातें क्यों करती हो? ख्याति हड़बड़ा गई। ये बात वो खुद थोड़ा माहौल बनाकर बसंत से कहने वाली थी। अगाध ने बता दिया है तो बात आज ही कर ली जाए। जीना हराम होता जा रहा है, इसलिए ऐसी बातें करती हूँ। शरद की बेवकूफ़ियों से मैं तमाम दिन परेशान रहती हूँ। तुम दफ्तर चले जाते हो, तुम्हें शरद के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसीलिए तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। तुम उसकी लाचारी को समझो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही नफ़रत और गुस्सा। शरद तुम्हारी नफ़रत और गुस्से को समझता है, इसीलिए तुमसे दूर दूर रहता है। दिन भर सिर पर नाचकर तकलीफ़ देता है, लेकिन तुम कहते हो दूर रहता है। उसे भगवान ने इतनी तकलीफ़ दे दी है, वो क्या किसी को तकलीफ़ देगा? तकलीफ़ देता है। तकलीफ़ जो भी है शरद की नहीं, तुम्हारी बनाई हुई है।
ख्याति, बहुत सी तकलीफ़ों परेशानियों को हम खुद बनाते और बढ़ाते हैं। हमारी परिस्थिति दूसरों से भिन्न जरूर है, पर शरद जैसा भी है उसका हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं है। तुम नौकरों के सामने जितना गुस्सा दिखाती हो, सच कहूँ बड़ा अश्लील लगता है। इस तरह तुम माहौल ख़राब करती हो, अपनी गरिमा भी। अम्मा की तरह धीरज के साथ काम करो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अम्मा जैसा धीरज दिखाने का मेरे पास समय नहीं है। उनके पास एक ही काम था, शरद। मेरे पास इतने काम होते हैं, मैं बेवकूफ़ियों के लिए समय नहीं निकाल सकती। पर टफ़ी मतलब कुत्ते के लिए तो निकाल सकती हो, उसे पुचकार सकती हो। शरद क्या कुत्ते से बदतर है? ख्याति ग्रामीण मूल के बसंत को कैसे समझाए? तंदुरुस्त कुत्ते घर की शोभा होते हैं। टफ़ी बेवकूफ़ियाँ नहीं करता, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। शरद के कारण होना पड़ता है। ऐसा सोचना दरअसल तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तुम शरद के प्रति सहानुभूति रखो, तुम्हें सराहना मिलेगी। इस पागल के कारण जिंदगी तबाह हो गई है, सराहना नहीं चाहिए मुझे। सब लोग मेरी किस्मत को तब बड़ा सराह रहे थे कि इतने भले लोग मिले हैं। दहेज की मांग नहीं है। दहेज किस मुंह से मांगते? दहेज लाने वाली लड़की इस पागल को एक दिन न सहन करती। बसंत ने तड़प कर ख्याति को देखा। शरद को ये बार बार पागल कह रही है। तब कोई उसे अधपागल या पागल कह देता था तो अम्मा तमतमा जाती थी। शरद दूसरों से कुछ अलग है, पर पागल नहीं है। तुम लोग इससे प्रेम न रखो, पर इस तरह सताते क्यों हो? तुम सहन कर रही हो ख्याति। हमने इसलिए दहेज नहीं मांगा था कि शरद की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपेंगे। तुम ऐसा सोचती हो तो तुम बेवकूफ़ हो। शरद की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, ये बात तब ना अम्मा के जहन में थी ना मेरे। शरद को लेकर हम लोगों ने इतना कभी नहीं सोचा जैसा तुम अब सोचने को मजबूर कर रही हो। मैं और अम्मा इसे इस तरह स्वीकार कर चुके थे कि ये हमें समस्या या अड़चन या जिम्मेदारी कभी नहीं लगा। पागल तो लगा ही नहीं लगा, यही अड़चन है। पागल को पागल कहूँ, पागल खाने भेजना चाहूँ तो मैं बुरी। ठीक है, बुरी सही, पर मैं ऐसा बुरा नहीं हो सकता कि शरद को मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगा। वो पागल नहीं है। बसंत ने प्याली जोर से मेज पर पटकी और उठ गया। अब यही होने लगा है। बात इसी तरह ख़त्म कर दी जाती, किसी भी बिंदु पर शुरू हो जाती है, किसी भी बिंदु से। जब तक शरद है इस बात को ख़त्म नहीं होना है। बसंत एकाएक उठ गया तो ख्याति को लगा इस मंद बुद्धि शरद के कारण वो उपेक्षित की जा रही है। यानी इस घर में उसे तभी जगह मिल सकती है जब वो शरद की ड्यूटी बजाती रहे। नहीं सोचा था जीवन में इस तरह अभाव, असंतोष, अपूर्णता भर जाएगी। घर में एक छत्र राज करेगी, जैसा बड़ा अरमान लेकर वो इस घर में दाखिल हुई थी। उसकी माँ तब हर आने वाले से बयान करने लगती थी। ख्याति किस्मत वाली है। बसंत PWD में इंजीनियर है। छोटा भाई शरद अधपागल है। पिता नहीं है, माँ है। 3 प्राणियों का छोटा परिवार। दान दहेज की मांग नहीं। गांव में 30 एकड़ ज़मीन है। गांव बिल्कुल शहर से लगा है तो शहर ही समझो। शहर में अच्छा मकान बनवा लिए हैं। बसंत को ऊपरी आमदनी होती होगी। अधपगले का तो काज ब्याह होगा नहीं। राजपाट ख्याति का। दिवा सपनों को लेकर ख्याति पति गृह आई। शरद विवाह के मायने नहीं जानता था, पर उसे बड़े भाई के विवाह की बहुत खुशी थी। हाथ पैर चारों दिशाओं में झटकते हुए खूब नाचा। अम्मा उसे ख्याति के पास लाई। शरद देखो, भाभी भाभी, शरद का स्पष्ट स्वर। ख्याति तब दिवा स्वप्नों से लबालब थी। करुणा से शरद को देखती रही। बसंत की तरह विकसित कदकाठी, लेकिन मानसिक मंदता से पीड़ित। भगवान, तुमने इसे ऐसा क्यों बनाया? अम्मा अक्सर कहने लगी, ख्याति, तुम शरद की कभी उपेक्षा न करना, वरना मेरी हिम्मत टूट जाएगी। अम्मा, मैं आपके धीरज को देखकर हैरान होती हूँ। आप ब्रश में पेस्ट लगाकर किस तरह शरद के पीछे घूमती हैं कि शरद ब्रश कर ले। ख्याति, भगवान समस्या देता है तो साहस भी देता है। हाँ अम्मा, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ। हम सब मिलकर शरद का ध्यान रखेंगे। आश्वासन पाकर अम्मा ख्याति की गुलाम बनकर रहीं कि वो शरद से लगाव विकसित करेगी। ख्याति ने शरद से लगाव विकसित ना किया तो उससे परहेज भी नहीं करती थी। दरअसल एक घर में 2 दुनिया थीं। एक में अम्मा और शरद, दूसरे में बसंत और ख्याति। दोनों दुनिया में आपसी सामंजस्य था। फर्क तब आया जब एक रात अम्मा ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। सांस छोड़ती अम्मा की आंखों में याचना थी।
शरद नादान है, इसका ध्यान रखना। बहुत बड़े फर्क के साथ अब जिंदगी सामने थी। अम्मा की दुनिया का प्राणी ख्याति की दुनिया में घुसपैठ करने लगा। यही वक्त था जब ख्याति ने शरद को जुदा भाव से देखा। शरद सचमुच एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को तब तक ढूंढना होगा जब तक ये जिंदा रहेगा। अम्मा शरद के साथ पूरा दिन लगी रहती थीं, लेकिन ख्याति के भाव और अर्थ अलग थे। शरद, लो ब्रश पकड़ो, लो दांत साफ करो। ख्याति टूथब्रश में पेस्ट लगाकर शरद को पकड़ाने लगती। अम्मा को बुलाओ। शरद ब्रश न पकड़ता। वो टूथब्रश लिए कुछ देर शरद के पीछे घूमती, फिर रसोई में आ जाती। शरद बिना ब्रश किए ब्रेड के बड़े टुकड़े मुंह में भरने लगता। वसंत समझाता, शरद शरद बिना दांत साफ किए खाना बुरी बात है और ब्रेड ऐसे नहीं खाते। लो, ठसका लग गया ना, जाओ कुल्ला करो। ख्याति, इसे पानी पिलाओ। अम्मा को बुलाओ। शरद के आंसू बह निकले। अम्मा को बुलाएंगे यदि तुम हमारा कहना सुनोगे। अम्मा को बुलाओ। शरद कीक मार कर रोने लगा। ख्याति, शरद को संभालो, मुझे वक्त पर दफ्तर पहुंचना है। अब ख्याति अगाध और आस्था को स्कूल के लिए तैयार करे कि इस हट्टे कट्टे को पानी पिलाए कुल्ला करवाए। यहीं से ख्याति के विरोध शुरू हुए। शरद कोई भी काम करने में इतना समय लगाता है, 1 घंटा पीछे लगे रहकर इसे ब्रश करने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। बाप रे, सब अम्मा की गलती, इसे कुछ नहीं सिखाया। बसंत बोला, जो अम्मा ने नहीं सिखाया तुम सिखा दो। चाहूँ तब भी नहीं सिखा सकती, बचपन में सिखाया जाता तो सीख लेता। अम्मा ने इसे इतना जिद्दी बना दिया है कि ये कुछ नहीं सीखेगा। ख्याति, अम्मा ने शरद के साथ बहुत मेहनत की है, अब तो ये काफ़ी संभल गया है, तब लुंज पुंज पड़ा रहता था। अम्मा ने मेहनत की होगी पर सही तरीके से उपचार नहीं कराया। मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए स्कूल होते हैं, अस्पताल होते हैं, वहाँ प्रशिक्षण दिलाया जाता तो इसके व्यवहार में अच्छा सुधार हो सकता था, इसकी ज़िंदगी आसान हो जाती, हमारी भी। ख्याति, अम्मा के पास सीमित साधन थे। मैं नहीं जानता तब ऐसे स्कूल और अस्पताल थे या नहीं। रहे भी होंगे तो हमें ऐसे किसी स्कूल या अस्पताल की जानकारी नहीं थी। हम दोनों भाई छोटे थे तब पिताजी नहीं रहे। अम्मा से अकेले जो भी हो सकता था करती थीं। उन्होंने पूरा ध्यान मेरी पढ़ाई और शरद की केयर में लगाए रखा। शरद के कारण वे कहीं आती जाती नहीं थीं। कोई उसे पागल कहता था, कोई अजूबा, कोई मस्खरा। कोई इसकी नकल करता, कोई चिढ़ाता, कोई नाचने के लिए उकसाता और ये जोकरों की तरह झूम झूम कर नाचने लगता। ये नाचता, बच्चे इसे परेशान करते। अम्मा दुखी हो जाती थी, दिन रात इसके साथ लगी रहती थी कि कोई इसे परेशान ना करे। और सुनो, जितना हो सकता था वे इसे डॉक्टर को दिखाती थी। तभी ये चीज़ों को थोड़ा बहुत समझने लगा है। सख्ती न कर, हो सकता है अम्मा ने शरद का कुछ नुकसान किया हो, पर वे माँ थीं, एक माँ की तरह सोचती थीं। शरद तुमसे वही प्रेम और भरोसा चाहता है जो अम्मा से उसे मिलता था। अम्मा का ले देकर एक ही मिशन था शरद, मुझे अगाध और आस्था को पूरा वक्त देना होता है, उनकी पढ़ाई में मदद करनी पड़ती है, फिर बोझ को कोई कब तक ढोए। शरद ऐसी बेवकूफ़ियाँ करता है कि अगाध और आस्था पर बुरा असर पड़ता है। बोझ, जिसके अक्षम होने का अम्मा ने कभी अफसोस नहीं किया, वो ख्याति के लिए बोझ के समान है। शरद की क्रियाओं, चेष्टाओं, गतिविधियों को देखकर अम्मा मोद मगन हो जाती थीं। ख्याति को खतरा नजर आ रहा है कि अगाध और आस्था पर बुरा असर पड़ता है। वो अगाध और आस्था को शरद से दूर रखती हैं, लेकिन शरद उनसे दूर नहीं रह पाता। उसे बच्चों की संगत अच्छी लगती है। ख्याति अगाध और आस्था को पढ़ा रही थी। शरद दोनों हाथों में खिलौना पिस्तौल लिए कमरे में आ धमका। शरद को बंदूकें बहुत पसंद हैं। वो बंदूक को मर्दानगी की निशानी मानता है। पिस्तौल को खोलते बंद करते, नली में ताक झांक करते वो बहुत देर तक व्यस्त रह सकता है। शरद ने अगाध की कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दी। खबरदार, हिलना मत। नहीं हिलूंगा चाचा, अगाध ने डरने का अभिनय किया। आस्था, तुम भी नहीं हिलना। दूसरी पिस्तौल आस्था की कनपट्टी पर थी। चाचा मुझे मत मारना, आस्था ने भी डरने का अभिनय किया। ख्याति की त्वचा में चुनचुनाहट होने लगी। बच्चे इसे इतना महत्व क्यों देते हैं? शरद, जाओ यहाँ से, देखते नहीं ये लोग पढ़ रहे हैं। भाभी, गोली चला दूंगा। मार डालो हम सबको, तुम बेवकूफ़ हो। माँ, चाचा बेवकूफ़ नहीं हैं, अगाध ने विरोध किया। अच्छा,
ज़्यादा चाचा के ठेकेदार न बनो। ख्याति इसी तरह नियंत्रण खोने लगी है। अगाध को डांटती हो, भाभी तुम गंदी हो। शरद ख्याति की नफरत और गुस्से को समझने लगा है। इस पागल की हिम्मत तो देखो, मुझे गंदी कहता है। माँ प्लीज़, आस्था ने ख्याति को रोकना चाहा। आस्था बहुत चमची न बनो, पढ़ो बैठकर। इस बेवकूफ़ का कुछ होना नहीं है, ये तुम लोगों का समय खराब करता है। शरद और उसकी बेवकूफ़ियाँ, बेवकूफ़ियाँ और शरद। अभी टफ़ी की पूंछ खींच रहा था। अगाध की नोटबुक फाड़कर नाव बनाने की असफल कोशिश कर रहा है। आस्था की प्रेस की हुई यूनिफॉर्म से मुंह पोंछ रहा है। बसंत अपने कमरे में सो रहा है और ये उसकी कनपटी पर पिस्तौल लगा रहा है, मार डालूंगा। बसंत का कोट पहनकर दर्पण में छवि निहार रहा है। कितने इंतजार के बाद अंगूर की बेल में अंगूर का पहला गुच्छा लगा और ये कच्चा तोड़ लाया। देखो अंगूर। हद तो अब हुई। इमरती को अपने मुंह में दबाकर टफ़ी को उकसाने लगा कि वो मुंह से इमरती झपटे और खाए। टफ़ी झपटा और इमरती खाने की तत्परता में शरद का होंठ चबा डाला। शरद का कीक मार कर रोना, टफ़ी का भौंकना। ख्याति की दोपहर की नींद में ज़बरदस्त व्यवधान पड़ा। वो जब तक आती, अगाध और आस्था शरद के पास आ चुके थे। अगाध टफ़ी को पकड़ रहा था। आस्था शरद के घाव को देख कर रो रही थी। ख्याति चीखी, हरामखोर, कुत्ते से कटवाने का इतना ही शौक है तो बताता, मैं कटवा देती। टफ़ी तुझे अच्छी तरह काट ले और छुटकारा मिले। माँ, चाचा को दर्द हो रहा है, आस्था रोते हुए बोली। चाचा की चमची। ख्याति का भरपूर वार आस्था की पीठ पर हुआ। जा इस पागल को डॉक्टर के पास ले जा, इंजेक्शन लगवा। बच्चों ने ख्याति को बेरहम होते देखा था, पर यह अब तक का सबसे विभत्स रूप था। माँ, तुम टफ़ी को ले जाओ यहाँ से, मैं चाचा को संभालता हूँ। अगाध शरद के रक्त रंजित फूले हुए अधरों को समीप से देखने लगा। ख्याति चीखी, अगाध दूर रहो, वहाँ जम सोंगे, इसे मरने दो। माहौल बहुत बिगड़ गया। आस्था ने घबराकर बसंत को फ़ोन कॉल किया। तुरंत आया वसंत इतना विमूढ़ अब तक नहीं हुआ था। शरद ने बसंत को घाव दिखाया। दादा, मैं टफ़ी को इमरती खिला रहा था, देखो मुझे काटा। ख्याति ने मानो उकसा दिया। सुन लो, अपने मुंह से इमरती दबाकर टफ़ी को खिला रहा था। कहते हो पागल को पागल न कहूँ। ये पहली बार हुआ जब बसंत ने शरद को जी भर पीटा। क्यों नहीं जीने देता, मर जा तो ठीक। बच्चे शरद का बचाव करते रहे। शरद मार से बचने के लिए बच्चों की आड़ लेता रहा। ख्याति के लिए मानो ये मौका था शरद को पागलखाने भेजने का। फिर कहती हूँ, इसे पागलखाने भेज दो, वरना घर में कुछ घट जाएगा। इसके रहते हम लोग कुछ अच्छा नहीं सोच पाते। बसंत की पकड़ ढीली पड़ गई। शरद छूटकर एक ओर बैठ गया। बसंत ख्याति की ओर पलटा। तुम ना अच्छा सोचती हो, ना किसी को सोचने देती हो। क्या मांगता है तुमसे? खाना, कपड़ा, थोड़ा सा अपनापन ही ना। बसंत की आवाज़ रोष और खींच में फट रही थी। खाना कपड़ा मुफ्त में नहीं। और यह भी पहली बार हुआ जब बसंत ने पूरी ताकत से ख्याति को धुना। ये हद थी। यहाँ पर आकर सब कुछ शेष हो जाता है। लंबी थी रात और बसंत का दिल भरा हुआ था। उसे अम्मा की आंखों में ठहरी याचना याद आई। शरद का बेहद डरा हुआ कातर चेहरा याद आया। बच्चों की बेबसी याद आई। अम्मा के ज़माने में यही शरद नवाब की तरह रहता था, बसंत की नकल करता था। बसंत ऐसे ब्रश कर रहा है तो वो भी करेगा, बसंत पढ़ रहा है तो वो भी पढ़ेगा। पुस्तक उल्टी पकड़ी है तो क्या हुआ, दूध पी लेगा कि बसंत पी रहा है। बसंत साहब बन गया है तो उसका कोट पहनकर शरद भी साहब बनेगा। दादा, मैं कैसा लग रहा हूँ? शरद, तुम कोट पहनकर साहब लग रहे हो। शरद आह्लाद में कीक मारकर हंसने लगता। अम्मा मोद मग्न हो जाती। देखो देखो शरद कितना खुश है। ओह, अम्मा की अरज से शरद की मासूमियत से छूट पाना आसान नहीं है। शरद ना होता तो ज़िंदगी सचमुच आसान होती, पर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इस मासूम से छुटकारा पाना कितना कृतज्ञ काम होगा। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में इस तरह शामिल हो जाती हैं जिनके साथ निभाना भले ही सरल ना हो, पर न निभाना कठिन होता है। ज़िंदगी इतनी व्यक्तिगत नहीं होती कि उसमें उस भाई को शामिल न किया जा सके जो मानसिक मंदता से पीड़ित है। पर ये रोज़ रोज़ का तांडव, रोज़ रोज़ की मौत, रोज़ नई आशंकाएं, नए संघर्ष, यातनाएं। शरद के लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी। ख्याति,
मैंने शरद की व्यवस्था कर दी है। एक एनजीओ चित्रकूट में बहुत बड़ा आश्रम चला रहा है, आरोग्य धाम। आश्रम में कई संकायें हैं। निर्धन बेसहारा को शिक्षा, चिकित्सा, प्रश्रय, रोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को शरण दी जाती है। मैंने शरद के लिए बात की है। ख्याति के खाते का ये अच्छा दिन था। शरद अपने जैसों के साथ रहकर अच्छा महसूस करेगा। शुल्क क्या देना होगा? निःशुल्क व्यवस्था है। संस्था को शासकीय अशासकीय अनुदान मिलता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है। मानसिक रूप से मंद ही सही, पर शरद आधे का हकदार है। उसके हिस्से का मकान और खेत बेचना चाहता हूँ। जो पैसा मिलेगा संस्था को दान कर दूंगा। शरद की देखभाल अच्छी होगी। आधा हिस्सा? तुम पागल? अभी तक तो नहीं हुआ हूँ। ख्याति, ये जो तुम कहती हो शरद मुफ्त में खाता है, तो वो अपने हिस्से का खाता है, बल्कि अपने हिस्से का बहुत छोटा सा भाग खाता है। खेती बाड़ी का हिसाब, मकान का किराया हम लेते हैं, यानी हम उसका हिस्सा डकार रहे हैं। वो स्वस्थ होता तो आज उसका परिवार होता। संभव है अब तक प्रॉपर्टी बढ़ चुकी होती। अब उसका हिस्सा उसे देकर मैं उसकी व्यवस्था कर देता हूँ। शरद चित्रकूट जाएगा। अच्छा खरीदार मिलते ही खेत और मकान बेचकर पैसा संस्था को दान कर दूंगा। तुम पागल? इस तरह जायदाद बेचना बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी ही सही, शरद शांति से रहेगा, तुम भी। ख्याति को रात भर नींद नहीं आई। गांव के खेत 80,000 सालाना में एक पटेल को दे रखे हैं। गृह जिले के मकान का सालाना किराया 1,20,000 मिलता है। खेत और मकान बिकता है तो नियमित रूप से मिलने वाली रकम से हाथ धोना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा घाटा है। घाटा बचाओ तो शरद से छुटकारा नहीं। अनिश्चय और असमंजस, लाभ और हानि, शांति और अशांति तय करना होगा। कर लिया। शरद को चित्रकूट रवाना किया जाए। संपत्ति अभी बिकी नहीं है। कोई जतन कर बसंत को समझा लेगी और संपत्ति बचा लेगी। शरद को भेजा जा रहा है। शरद विशेष सज धज के साथ तैयार है। ड्राइवर उसका आवश्यक सामान जीप में रख रहा है। ख्याति ने इस क्षण का बहुत इंतजार किया है। जब ये समय आ गया तो उसका साहस नहीं हो रहा है बसंत या शरद से आंखें मिला ले। अपने शयन कक्ष में चुपचाप सिर झुकाए बैठी है। अगाध और आस्था भीतर बाहर हो रहे हैं। कभी बसंत को कहते हैं चाचा को न ले जाएं, कभी ख्याति को कहते हैं चाचा को न जाने दें। शरद खुश है क्योंकि वो नहीं जानता स्कूल भेजने के बहाने उसे घर से निकाला जा रहा है। पर बच्चे जानते हैं चाचा को स्कूल नहीं आश्रम भेजकर बेदखल किया जा रहा है। चाचा को इस तरह जाते देख बच्चे रो रहे हैं। शरद से बच्चों का रोना नहीं देखा गया। दादा इन्हें भी ले चलो, मेरे स्कूल में पढ़ेंगे। ये नहीं जाएंगे। बेचारे रो रहे हैं, ये नहीं जाएंगे। पापा चाचा को नहीं भेजिए, चाचा वहाँ कैसे रहेंगे? अगाध ये बात पता नहीं कितनी बार दोहरा चुका है। बसंत जड़वत है। मैं माँ से कहती हूँ। भरी आँखें लिए आस्था ख्याति के पास पहुँची, पीछे पीछे अगाध भी। माँ चाचा को मत भेजो, मैं और अगाध चाचा को संभालेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ख्याति जड़वत है। अगाध अंतिम प्रयास कर लेना चाहता है। माँ मैं कभी पागल हो जाऊँ तो तुम मुझे भी घर से निकाल दोगी? पागल हो क्या? ख्याति को यही सूझा। अगाध मैं जा रहा हूँ, कहता हुआ शरद वहाँ से चला आया। अरे तुम दोनों रो रहे हो, दादा इन्हें भी ले चलो। शरद के पीछे चले आए बसंत ने दोहराया, ये नहीं जाएंगे। तब शरद ने थोड़ा गौरव से भरकर ख्याति को सुनाया, भाभी तुम मुझे पागल खाने जाने को कहती थी, दादा मुझे स्कूल ले जा रहे हैं। मैं पढ़ूंगा, साहब बनूंगा, जीप में बैठूंगा और तुमसे मिलने नहीं आऊँगा। आस्था शरद के कंधे से लग गई। चाचा मुझसे मिलने? नहीं, भाभी नाराज होती है। चलो शरद, बसंत अब देर नहीं करेगा। पापा चाचा वहाँ नहीं रहेंगे। माँ रोको ना, चाचा चले गए तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। बच्चों की अंतिम अरज। शरद चलो, भगवान के दर्शन करो, देर हो रही है। बसंत शयन कक्ष से निकल गया। शरद चल दिया। भाभी कब भी नहीं आऊँगा। ख्याति की आत्मा में सिहरन हुई। क्या इसे प्रकृति संज्ञान दे रही है कि यह उसका निष्कासन है, या कभी नहीं आऊँगा कहकर रोक लिए जाने की उम्मीद कर रहा है? दोनों बच्चे शरद के साथ पूजा घर में चले गए। अकेली ख्याति क्या करे? जड़वत बैठी रहना चाहती है, पर विदा के क्षण सचमुच करुण होते हैं। पत्थर दिल भी थोड़ा दरक जाता है।
बहुत झिझक है, लेकिन पूजा घर के दरवाजे तक पहुंची गई। बसंत भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर बुदबुदा रहा है, शरद की रक्षा करना। अम्मा, मैं शरद का ध्यान नहीं रख सकता। भगवान की तस्वीर और पास में रखी अम्मा की तस्वीर को देखकर बसंत हिलक कर रोया। क्या थी जड़वत, बसंत तो तब भी नहीं रोया था जब अम्मा ने साथ छोड़ा था। कितने तूफान आए पर ऐसा दिन अब तक नहीं हुआ था। ख्याति की नज़र अम्मा की तस्वीर पर गई। अंतिम याचना आंखों में अब भी ठहरी हुई है। शरद नादान है, इसका ध्यान रखना। तब उसने बच्चों को देखा, रोए तो पहले भी हैं, पर आज इनके रोने में दीनता और अभाव दिखता है। देखा शरद को, इतना सताया इसने, लेकिन आज बहुत मासूम लग रहा है। याद आया बसंत का विश्वास। ख्याति, तुम्हारे आ जाने से ये घर बहुत सुंदर हो गया है। आज ये सुंदर घर दरकने को है। याद आई माँ की सीख। ख्याति, घर में शांति चाहिए तो शरद को अपनापन दो। बसंत तुम्हारे लिए मिट्टी के मोल बिक जाएगा। शरद के जाने से बच्चों और बसंत की जो दशा है, कहाँ रहेगी शांति। अब तो होगा आक्रोश और घृणा और घुटन। उफान हद छूकर बैठने को है, या आघात के बाद संभलने की स्थिति यही होती है। ख्याति को लगने लगा कुछ गलत हो रहा है, अनैतिक बल्कि अमानवीय। अचरज पर ख्याति ने कहा, शरद न जाए तो? बसंत ने अनसुना किया, ये कोई मानवीय बात कर ही नहीं सकती। रोको शरद को, नहीं जानती थी कि इसका जाना दर्द देगा। ख्याति की ग्लानि पर बसंत को भरोसा नहीं। बुरा लग रहा है तुम्हारी ये दशा। बच्चे, शरद तुम नहीं जाओगे। दादा तो ले जा रहे हैं, बैरिन भाभी नहीं जाने देती। शरद ठमक गया, जाऊंगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, अगाध स्फूर्त हो गया। चाचा, हम लोग बाद में चलेंगे। जाऊंगा स्कूल, अब भी। ओके पापा, पैसे दीजिए, मैं और आस्था चाचा को स्कूल दिखा लाते हैं और चॉकलेट खरीदेंगे। बच्चे प्रसन्न हो गए। बसंत पैसे नहीं देता। पैसे दे दो, मैं देती हूँ। ख्याति अलमारी से पैसे निकाल लाई। शरद, पैसे तुम पकड़ो, तुम बड़े हो ना। ख्याति का स्वर इतना बदला हुआ था कि अस्वाभाविक जान पड़ता था। पैसे पाकर शरद प्रसन्न हो गया। चलो चलो, मजा आएगा। अगाध और आस्था के साथ शरद जीप में जा बैठा। बसंत सुस्त होकर दीवार की टेक ले धसक गया। ख्याति का उसके समीप बैठने का साहस ना हुआ। एक दूरी लेकर अपनी जगह पर खड़ी रही। दिल से कह रही हूँ, शरद का जाना किस तरह होगा, जब जाने लगा तब समझ में आया। सोच कर कह रही हूँ, शरद जाता है तो आत्मग्लानि मुझे जीने नहीं देगी। शरद के साथ रहना कठिन है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी चीज़ें आसान हो जाएं। मुझे गुनहगार की तरह मत देखो। नहीं, मुझे संपत्ति नहीं बचानी, लेकिन बच्चे मुझे नफरत से देखें, मैं तुम्हारा विश्वास खो दूँ, ये नहीं सहा जाएगा। और जब अगाध ने कहा, माँ यदि मैं पागल हो जाऊँ तो क्या तुम मुझे घर से निकाल दोगी, तब मुझे अम्मा की भावनाएं समझ में आ गईं। बच्चा स्वस्थ हो ना हो, पर माँ के लिए बच्चा बहुत ज़रूरी होता है। मुझ पर भरोसा करो। बसंत इतनी जल्दी भरोसा तो नहीं कर सकता, फिर भी वो शांति महसूस करने का वक्त था। कुछ इस तरह मानो मौसम विभाग ने चक्रवात आने की आशंका व्यक्त की थी, पर अब हवा ने अचानक रुख बदल लिया है। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी हवा ने रुख बदल लिया है। कहानी बहुत ही ज़्यादा मार्मिक थी, और जब कहानी का अंत मालूम हुआ तो मन को बहुत ही शांति मिली। कल फिर मिलेंगे इसी तरह किसी अच्छी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।